गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। ओके 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 ओके। चलिए, ये जो हमारा अपेंडिक्स ए में आर्मी का सेटअप जो बचा हुआ था उसको अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जितनी भी वगैरह। तो इसको हम लोग ओवर कर लेंगे इस वीक में, और नेक्स्ट वीक में कोशिश होगी कि हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो जाए पेपर 1 का जो सेगमेंट ए है, सेक्शन ए। तो माइक सर बंद कर आपने जो लीजिए कुछ पंकज कहा जी। वो अभी सर आपकी बीच में आवाज चली गई थी तो कुछ समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। सर कुछ देर पहले अच्छा, से मैं कोई फिर से आवाज बोल नहीं आ देता रही। हूँ। अच्छा, मैं फिर से बोल देता हूँ। अभी आ रही है? हेलो, अभी आ रही है सर। अभी? सर अभी अच्छा, तो मैं ये कह रहा था एक्चुअली में कि जो हमारा आज जो है हम आर्मी का कोशिश करेंगे कि हमारा ओवर हो जाए, या कल तक जो है नेवी एयरफोर्स मिला करके हमारी अपेंडिक्स ए कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद में अपेंडिक्स बी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो हम हाईलाइट करके जो एमओडी फाइनेंस की जो बातें हैं वो हाईलाइट करके हम शेयर कर लेंगे। तो हमारा जो थर्सडे और फ्राइडे है, और इवन सैटरडे भी जरूरत पड़ी तो 3 दिन में OM1 के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हमें इसी वीक में कंप्लीट करना है, और संडे में इन सबका पूरा एक टेस्ट हो जाएगा मिला करके। और कोशिश करेंगे कि इस बार 100 क्वेश्चंस का एक टेस्ट हो, क्योंकि मैटर ज्यादा है और अच्छा सा टेस्ट होगा। तो ये मुझे खत्म करना है टाइम से। हमारे फिर जो यूनिट 3 उसके जो सेक्शन 1 है, जो पेपर 1 का, उसके जो 2 और सेगमेंट बच रहे हैं, जिसमें कि संविधान के जो प्रोविजंस हैं वो, और C&AG, उसको हमें खत्म करना है हर हाल में नेक्स्ट वीक में। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा हम स्पीड पकड़ेंगे इस बीच। और इंग्लिश की क्लास जो होगी, मतलब लैंग्वेज वाली, वो सिर्फ 2 ही रहेगी वीक में, क्योंकि वो चीजें जो है हम कर लेंगे आराम से। ठीक है? अरे आवाज आ रही थी कि नहीं भाई? आ रही आ है रही सर। थी आ आवाज? रही है सर। अरे भाई, ये राम प्रवेश जी आप अपना माइक बंद रखिए। राम प्रवेश जी, माइक मत ऑन करिए, माइक मत ऑन करिए, मैं शेयर करने जा। माइक बंद रखिए भाई। अब यार, क्या बाजार में खड़े होकर के क्लास करोगे क्या भैया? राम प्रवेश जी, माइक बंद करिए आप। अब ढूंढ करके मैं आपको कहाँ से जो है, चलिए मैं देखता हूँ, शायद जो है यहाँ से हो जाए। आप लोगों से एक्चुअली पूछना भी पड़ता है। आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ सर आ रही है। ओके, ठीक। आ रही है सर, आ रही है। चलिए ठीक भाई। अब अपना अपना बंद रखिए माइक आई। तो इसमें देखिए, हम लोग जो आर्मी का पोर्शन है आज ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कवर करेंगे। अभी किसी ने मुझसे एक ग्रुप में सवाल किया है कि ये जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, मतलब ये जो 4 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स के जो नाम दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसके अलावा क्या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मिलिट्री सेक्रेटरी और इंजीनियर इन चीफ, क्या ये भी जो है प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की श्रेणी में आते हैं? तो देखिए, इसको मैंने यहाँ का भी इंटरप्रिटेशन किया, और प्लस मैंने और भी सर्च किया है। इसका जवाब और भी हम बाद में भी देंगे। लेकिन यहाँ के इससे ये पता चलता है, जैसे कई सोर्सेज में मैंने सर्च किया, तो 6 प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की बात कही जा रही है। लेकिन इस पैरा का जरा प्रॉपर मैनर में इंटरप्रिटेशन जरा देखिए, करते हैं और समझते हैं। तो आर्मी, सबसे पहले आर्मी के सेटअप में जो एपेक्स बॉडी है वो है आर्मी हेडक्वार्टर्स। और ये आर्मी हेडक्वार्टर्स को हेड करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं वो कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसे हम आर्मी चीफ भी कहते हैं। और इनकी मदद कौन कौन करता है? इनकी मदद या इनको असिस्ट करते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये एक पोस्ट है, समझिएगा जरा। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
ये आर्मी हेडक्वार्टर्स की सेकंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट है, या मतलब ये 2IC कह सकते हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स के लिए। तो ये आर्मी चीफ के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल पोस्ट है आपकी, चीफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन इनके बाद लिखा हुआ है कि एंड 4 अदर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स। तो ये समझ लीजिए कि जो 4 दूसरे प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की बात की जा रही है, जिसमें कि डिप्टी चीफ है आपके, डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, एडजुटेंट जनरल है, क्वार्टर मास्टर जनरल है और मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस है। इन सारे लोगों की डिटेल अभी हम पढ़ने वाले हैं, इनके रोल एंड फंक्शन क्या है। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर 4 अथॉरिटीज के नाम दिए गए हैं, इनके लिए लिखा है अदर 4 अदर प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, 4 दूसरे प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर। तो ये दूसरे कह देने से मतलब ये है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आर्मी चीफ के लिए PSO हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं। बाकी सोर्सेज में विकिपीडिया वगैरह में आप जाओगे तो 6 PSOs की बात कही जा रही है, 6 चीफ प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की बात की जा रही है। लेकिन ये देखिए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्लस 4 जो ब्रैकेट में दिए हुए इनको मिलाकर 5 हो गए। और अगर हम मिलिट्री सेक्रेटरी को और इंजीनियर इन चीफ दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाते हैं 7, 5 2 7। तो ये समझिए कि 5 100% कंफर्म है कि ये आपके PSO हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स हैं, ये कंफर्म है। वाइस चीफ ये इसी पैरा से साबित हो रहा है, इसी पैरा में ये इम्प्लाइड है, लैंग्वेज में ही इम्प्लाइड है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी एक PSO है और इसके अलावा 4 और आपके PSO हैं, डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एडजुटेंट जनरल, क्वार्टर मास्टर जनरल, मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस। इसके अलावा 2 और आपके हेड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, एक मिलिट्री सेक्रेटरी और दूसरे इंजीनियर इन चीफ। ये अपनी अपनी ब्रांचेस के हेड हैं, ये भी आर्मी चीफ को असिस्ट करते हैं। इनका स्टेटस क्या है PSO के रूप में, इसको मैं जब तक ऑथेंटिक सोर्स से चेक करके नहीं देख लेता तब तक मैं आपको नहीं बोलूंगा। लेकिन कहीं किसी किसी सोर्सेज में 6 PSO की बात की गई है। अब ये हमारे लिए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है या मैटर ऑफ इंक्वायरी है, हम इसको पहले चेक करेंगे, इसके बाद हम जो है आपको बताएंगे। तो ये बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी सारे लोगों को कि आर्मी हेडक्वार्टर्स की जो आपकी 7 बड़ी अथॉरिटी है वो कौन है। एक तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसके बाद नंबर 2 डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नंबर 3 एडजुटेंट जनरल, नंबर 4 क्वार्टर मास्टर जनरल, नंबर 5 मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस, नंबर 6 मिलिट्री सेक्रेटरी और नंबर 7 इंजीनियर इन चीफ। और बहुत सारी ब्रांचेज हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में और डायरेक्टोरेट्स हैं अंडर ब्रांच, ब्रांच के अंदर फिर डायरेक्टोरेट्स हैं। आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज के अंदर आपके डायरेक्टोरेट्स हैं और जिनको की जो है आगे दिखाया जाएगा, और इनके जो फंक्शन है वो नीचे दिए गए हैं। तो अब जरा इनके एक एक के फंक्शन को समझते हैं। पहले तो जनरल स्टाफ ब्रांच, ये जनरल स्टाफ ब्रांच के यहाँ पर 2 काम यहाँ पर बताए गए हैं। एक तो है ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द आर्मी, बहुत बड़ा काम है ये, आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन और उसको डेवलप करना। जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो जनरल स्टाफ ब्रांच इनको मॉनिटर करती है। जो इंटेलिजेंस है, मतलब इंटेलिजेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे, गुप्त सूचनाएं, वो आपकी जनरल स्टाफ ब्रांच के द्वारा हैंडल होंगी। मिलिट्री ट्रेनिंग इनके द्वारा हैंडल होगी, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। कम्बैट डेवलपमेंट, मतलब लड़ने की जो क्षमता है उसको विकसित करना जनरल स्टाफ ब्रांच का काम है। मिलिट्री सर्वे करना, जिसमें कि मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ मैप्स एंड प्लान्स भी शामिल है। एंड इंजीनियर स्टाफ मैटर्स, ये सारी चीजें जो है जनरल स्टाफ ब्रांच की हैं। और देखिए दीज आर डेल्ट विद बाय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, इसलिए इस ब्रांच को सीधे सीधे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेड करते हैं, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर्स में सेकेंड मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी है आफ्टर आर्मी चीफ। नंबर 2 स्टाफ ड्यूटीज, दूसरा फंक्शन देखिए दिया हुआ है, स्टाफ ड्यूटीज, सिलेक्शन एंड स्केल ऑफ वीपन्स, मतलब स्टाफ की क्या ड्यूटीज होंगी। वीपन्स एंड इक्विपमेंट का सिलेक्शन करना, उनका स्केल की कितना होना चाहिए। स्केल का मतलब ये है
कि कितनी मात्रा में वीपन्स एंड इक्विपमेंट आर्मी के पास होना चाहिए। इंटर कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो भी विद इन आर्मी जो भी आपकी कम्युनिकेशन संचार की सेवाएं होती हैं उनसे रिलेटेड वर्क, कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग प्रोविजनिंग, यानी इक्विपमेंट को लेकर के, यानी जो भी इक्विपमेंट आर्मी के द्वारा यूज होते हैं उनमें उनको कोऑर्डिनेट करना, जिसमें कि प्रोविजनिंग, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑल आर्मर्ड कॉर्प्स यूनिट शामिल है। आर्टिलरी यूनिट्स का भी शामिल है। मतलब इसके अंदर इक्विपमेंट को प्रोविजन करने का मतलब है उनकी खरीदारी करना, उनका प्रबंध करना, उन पर ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, सभी जो है आर्मर्ड कॉर्प्स जितने यूनिट्स हैं आपके, आगे मिलेगा इस यूनिट का नाम और उसकी डिटेल भी आपको मिलेगी, उनको जो है ट्रेन करना, उनको इक्विपमेंट उपलब्ध कराना आर्टिलरी यूनिट्स को। एडवाइस एंड सजेशंस ऑन इन्फेंट्री मैटर्स, जो भी इन्फेंट्री मैटर्स हैं उसमें एडवाइस और सजेशन देना अपना। टेरिटोरियल आर्मी को लुक आफ्टर करना एंड डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, डीएससी। डीएससी जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स है, जहां जहां पर आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स के यूनिट्स हैं, फॉर्मेशंस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, ब्रिगेड्स हैं, वहां वहां पर ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखते हैं, सिक्योरिटी सुरक्षा। तो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स और टेरिटोरियल आर्मी भी इसी जनरल स्टाफ ब्रांच की ही ड्यूटीज, रोल एंड फंक्शन में आते हैं और दीज आर डेल्ट विद बाय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब ध्यान दीजिए जरा, जो जनरल स्टाफ ब्रांच है इसके दो सेगमेंट हो गए क्लियर कट। पहला जितने फंक्शन थे वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लुक आफ्टर कर रहे हैं और ये जो नंबर 2 के अंदर जितने फंक्शन दिए गए हैं इनको डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसको मॉनिटर करेंगे, डील करेंगे। और इसको ध्यान से समझ के रखिएगा, क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल कर देंगे आपको इस तरीके से जिससे कि आप मतलब ट्विस्ट करके हम देंगे, इसलिए ध्यान से समझ के रखिएगा किसका क्या फंक्शन है। जैसे ही देखिए हम लोगों की मदद हम पाते हैं, जैसे हम यहाँ पर चीजों को हम बहुत अच्छी तरह डेवलप करने वाले हैं, तो ये पीपीटी के फॉर्म में, बुलेटेड फॉर्म में ये सारी चीजें हम आपको देंगे जिससे कि एक निगाह आप दौड़ाएं, आपका रिवीजन हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको फ्यूचर में मिलेंगी, डोंट वरी। अगर आपका कोई योगदान मिलता है मुझे तो उसके बदले में आपको बहुत ज्यादा क्वालिटी इंप्रूव करके दी जाएगी रीडिंग मटेरियल की और साथ ही साथ जो हमारा इंटरफेस हो रहा है क्लास का इसकी भी। तो आगे देखिए जरा, इसमें एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच के बारे में जरा देखिए, जो दूसरी ब्रांच आपकी है। आपको मालूम है कि ब्रांच के अंदर डायरेक्टरेट्स की बात की गई थी, तो पहले हम जितनी ब्रांचेस हैं आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर उनको हम समझ लेते हैं। तो दूसरी ब्रांच है हमारी एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच। इसका क्या फंक्शन है? मैन पावर, रिक्रूटमेंट, लीव, पे एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस, डिसिप्लिन एंड सेरेमोनियल्स। इट डील्स विद वेलफेयर, हेल्थ एंड मिलिट्री लॉ। ये काम एडजुटेंट जनरल के हैं। मैन पावर से संबंधित वर्क, रिक्रूटमेंट से संबंधित वर्क, लीव से संबंधित, पे एंड अलाउंसेस, यानी ये जितने जो है पे अकाउंट ऑफिसेज या पीसीडीए के द्वारा हैंडल की जाने वाली चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस आपकी या जो भी डिसीजन होते हैं किसी तरह के, वो एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच से आपके इशू होंगे। क्योंकि वो सारी चीजें ध्यान से समझ लीजिए, ये एज अ डीएडी पर्सोनल ये ब्रांच आपके लिए बहुत महत्व रखती है, क्योंकि वो सारी चीजें जो आप एक डीएडी के तौर पर या फाइनेंस विंग के तौर पर आप करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। तो ये आप ध्यान से रखिएगा, एडजुटेंट जनरल्स ब्रांच का क्या काम है। और इसके लिए देखिए आपने देखा हुआ भी था, इसको हेड कौन करेगा? एडजुटेंट जनरल ही इसे हेड करेंगे, उन्हीं की ये ब्रांच है। ये एक पीएसओ है, क्वार्टर मास्टर जनरल्स ब्रांच, इसी नाम से पीएसओ है, क्वार्टर मास्टर जनरल के नाम से। इनका क्या काम होगा? इस ब्रांच का क्या फंक्शन है? मूवमेंट ऑफ पर्सोनल, जितने भी कार्मिक हैं आपके आर्मी पर्सोनल, उनका मूवमेंट इंश्योर करना। बहुत सारा मूवमेंट होता रहता है, आप जानते हैं। स्टोर्स एंड इक्विपमेंट रिलेटेड जो भी फंक्शन है, प्रोविजन है, स्टोरेज है, इंस्पेक्शन है एंड इश्यू ऑफ फ्यूल है, फूड स्टफ्स एंड स्टोरेज है, वर्क्स पॉलिसी, मिलिट्री फार्म्स जिन्हें कि शायद अब खत्म कर दिया गया है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। रिमाउंट एंड वेटरनरी सर्विसेज, तो इसमें बहुत सारी चीजें अब जो है आपकी शटडाउन क्लोज कर दी गई हैं, तो ये भी आप पढ़ोगे। लेकिन इसमें आप अगर देख कर जान जाओगे कि कौन सी ब्रांच में
कौन सी चीजें शामिल हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। इसके अलावा देखिए इसमें एंड टेक्निकल एग्जामिनेशन ऑफ एमईएस वर्क्स बिल्स, जो एमईएस के वर्क्स बिल्स होंगे उनका टेक्निकल एग्जामिनेशन करने का काम क्वार्टर मास्टर जनरल्स ब्रांच का है। ध्यान रखिएगा, इसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद में देखिए आपके मास्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस ब्रांच है, ये इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपकी। जितने भी आपके प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड पहलू हैं, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, प्रोविजन, स्टोरेज रिकवरी, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड इश्यू ऑफ ऑल स्टोर एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस सप्लाई। तो ये ध्यान दीजिए जरा, ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो भी आपकी सप्लाई होती है उसी के प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की बात हो रही, उसी के प्रोविजन की बात हो रही, उनके स्टोरेज रिकवरी की बात हो रही, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड इश्यू ऑफ ऑल स्टोर एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस सप्लाई इंक्लूडिंग एम्प्टी व्हीकल्स, जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी है ये। अर्नामेंट्स है आपका, एंड अर्मामेंट्स एंड एम्यूनिशन, ध्यान दीजिएगा, अर्मामेंट्स है, अर्नामेंट्स ना आप पढ़ लें, अर्मामेंट्स ये हथियारों से जुड़ा हुआ है, और अर्नामेंट्स आपका साज सज्जा होती है किसी चीज की। तो अर्मामेंट्स एंड एम्यूनिशन, सिग्नल इक्विपमेंट, जनरल स्टोर्स एंड क्लॉथिंग, एज वेल एज सप्लाई ऑफ कॉमन यूजर आइटम्स टू द नेवी एंड द एयर फोर्स। ये हमने पार्ट इसलिए हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये आर्मी हेडक्वार्टर्स की एक ब्रांच है, लेकिन ये एयर फोर्स और नेवी को भी कैटर कर रही है। एयरफोर्स और नेवी को क्या कैटर कर रही है? जो कॉमन यूजर आइटम्स हैं, कॉमन यूज के जो आइटम्स हैं उनकी सप्लाई को ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भी कैटर कर रही है। तो बीच में मैं पूछ लूं आपसे, आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई? आ रही सर। कोई बता दे। ओके ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच। इसमें मैंने कुछ हाईलाइट नहीं कर रखा है, ये जनरल नेचर का जो भी है, मतलब कोई जिसमें हमें कोई ऐसी बात नजर आई जो कि कुछ विशेष है, जो कॉमन से हट करके थोड़ी अनयूजुअल है, उसी को हमने हाईलाइट किया है। बाकी आपको पढ़ना ध्यान से हर चीज। अब ये मिलिट्री सेक्रेटरीज ब्रांच का क्या काम है? इश्यू ऑफ कमीशन इन द आर्मी। आर्मी में कमीशन इश्यू करना, यानी जो कमीशनड ऑफिसर्स होते हैं, जो बनते हैं आपके, जो जेंटलमैन कैडेट्स को कमीशन इशू किया जाता है, वो एक तो काम हो गया। पोस्टिंग करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, रिलीज, रिटायरमेंट, रिजिग्नेशन, इनवैलिडमेंट एंड रेगुलर रिजर्व ऑफ ऑल नॉन मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी। देखिए ये सारे के सारे बहुत ही चार्टी वाले काम है ज्यादातर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है आपका कंपनियों का, वो वाला काम है इसका, इस ब्रांच का। इसके अलावा जैसे लिखा है प्रोविजन ऑफ सेक्रेटरिएट फॉर द सिलेक्शन बोर्ड्स, यानी सिलेक्शन बोर्ड्स के लिए सेक्रेटरिएट सचिवालय उपलब्ध कराना। विच रिकमेंड ऑफिसर्स फॉर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, यानी कौन से सिलेक्शन बोर्ड्स जो कि अधिकारियों को लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक के लिए, प्रमोशन की रैंक के लिए, मतलब प्रमोशन के लिए रिकमेंड करते हैं। एंड एबव, या इससे ऊपर, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल एंड एबव। तो देखिए जो लेफ्टिनेंट कर्नल तक होता है, ये टाइम स्केल प्रमोशन आर्मी में होता है। तो ये जो सिलेक्शन बोर्ड्स हैं आपके, जिनका नाम यहाँ पर आया है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल एंड एबव जो भी प्रमोशन होंगे उनको रिकमेंड करने का काम जो सिलेक्शन बोर्ड करेंगे, उनके लिए सेक्रेटरिएट प्रोवाइड कराना, ये काम। प्लस रिकमेंडेशंस फॉर ग्रांट ऑफ ऑनर्स एंड अवार्ड्स टू आर्मी ऑफिसर्स। आर्मी ऑफिसर्स को जो भी ऑनर्स एंड अवार्ड्स ग्रांट होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल, डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स और ऑनर्स होते हैं, आप जानते हैं, उनको रिकमेंड करना। इसके अलावा ऑनरेरी कमीशन इन द आर्मी टू सिविलियंस, सिविलियंस को जो ऑनरेरी कमीशन आपका दिया जाता है आर्मी में, उसको भी रिकमेंड करना, वो वर्क भी देखना, ये मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच का काम है। इसके बाद में देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि जब हम पहली बार जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट रीडिंग जब करते हैं, तो चीजें कंफ्यूजन पैदा करती हैं। जैसे कुछ उपन्यास आप ऐसे पढ़ते हैं कि आखिरी तक हम पढ़ते चले जाते हैं, लगता है कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसी को आप दोबारा पढ़ते हो तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए एक बार की रीडिंग में हो सकता है आपको कुछ चीजें जो है सब ऐसे मेसी होती नजर आए, ऐसा लगे कि यार ये काम तो उधर भी लिखा था, ये काम तो उधर भी लिखा था। बट देयर मस्ट बी सर्टेन
डिवीजन मतलब एक कंपार्टमेंटलाइजेशन जरूर होगा और उसको जरूर क्लियर किया जाएगा। आपको जहां जहां डाउट आएगा तो हम डाउट के बाद ही फिर, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो डाउट के क्लाउड्स हैं वो धीरे धीरे आपके खत्म होते हैं। तो एक बार की रीडिंग में हम चीजों को समझ लेंगे, फिर हम इसको देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, इंजीनियर इन चीफ्स ब्रांच की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 6 आपके ब्रांचेस की बात की गई है, तो इसमें आप 6 पीएसओ कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज आप ये देख सकते हो कि जो हमारा पहली ब्रांच थी जनरल स्टाफ ब्रांच, उसमें 2 अथॉरिटी आ गई थी। एक आपकी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो 2 अथॉरिटी तो 2 पीएसओ उसके अंदर ही थे, इसलिए वो 7 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 6 ब्रांचेस जो है, मतलब हर पीएसओ एक अपनी ब्रांच को हेड करता है। ये इस तरीके से यहाँ दिया गया है, लेकिन इस कंफ्यूजन को जरूर दूर किया जाएगा कि 7 पीएसओ है या 6 पीएसओ है। तो इंजीनियर इन चीफ्स ब्रांच को जरा समझिए। ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इंजीनियर यूनिट्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, बम डिस्पोजल एंड माइन क्लियरिंग एंड इंजीनियर स्टोर्स, यानी जितने आपके मामले इंजीनियर यूनिट से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन है, बम डिस्पोजल है, माइन क्लियरिंग है, जो माइन वगैरह होती हैं उनको क्लियर करना, या जो इंजीनियर स्टोर्स है। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा पार्ट हमने हाईलाइट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्सोनल ऑफ द कार्प्स आप इंजीनियर्स एंड एमईएस, यानी जो ये आपके कार्प्स ऑफ इंजीनियर्स यूनिट है उसके जो है पर्सोनल को एडमिनिस्टर करना और एमईएस को भी एडमिनिस्टर करना, ये इंजीनियर इन चीफ ब्रांच का काम है। पूरी की पूरी एमईएस आपकी इंजीनियर इन चीफ ब्रांच द्वारा ही गवर्न होती है, ये समझ लीजिए। तो ये एक आर्मी से जुड़ा हुआ मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि ये इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी सर्विसेज को सेवाएं दे रहा है। फिर भी जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसके जो कार्मिक होते हैं उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंजीनियर इन चीफ ब्रांच के पास है। इसके अलावा डिजाइन, प्रोविजन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल एकोमोडेशन, यानी जितने भी एकोमोडेशन होते हैं आपके, उन सभी का डिजाइन फाइनलाइज करना, प्रोविजन करना, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन होने के बाद मेंटेनेंस करना, ये काम भी इसी इंजीनियर इन चीफ ब्रांच या ईएनसी की ब्रांच के द्वारा मॉनिटर होता है। साथ ही साथ एंड वर्क्स फॉर द डिफेंस सर्विसेज, यानी जो हमारे डिफेंस सर्विसेज में जितने भी आपके विंग्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए वर्क्स सर्विसेज, वर्क्स का मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क्स से, चाहे वो बिल्डिंग्स का हो, चाहे रोड्स का हो, ब्रिजेस का हो, वो सारी चीजें जो है इंश्योर करना। प्लस वर्क स्टडी ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स एंड कैंटोनमेंट प्लानिंग, यानी जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वर्क की स्टडी करना और कैंटोनमेंट की प्लानिंग करना। तो ये सारी चीजें आपकी ईएनसी के ब्रांच पर हैं। तो ये देखिए 6 ब्रांचेज आपको दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझ के रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो आर्मी का डिवीजन किस तरीके से किया गया है। तो आर्मी के कितने कमांड्स हैं, कितने एरिया हैं, कितने सब एरिया हैं, ये सारी चीजें अब हमको समझना है। तो देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है कि आर्मी की जो है 5 कमांड्स हैं। आर्मी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 कमांड्स अंडर आर्मी हेडक्वार्टर्स। हाँ सर, मुझे 7 कमांड है अभी यहाँ पर सर, जो दिया हुआ है ये ऐसे भी हम बोला कि काउंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, एक तो जैसे सेंट्रल कमांड है हमारा, और वेस्टर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, और ये तो 6 हो गए। और इसके अलावा जो है आपका और कौन सा कमांड है भाई? ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड, हाँ ट्रेनिंग कमांड। तो ये थोड़ा सा जो है ठीक ठीक, चलो इसको जो है, ये एक्चुअली में है तो ये बिल्कुल अपडेटेड, लेकिन इन्होंने 5 लिख दिया है, तो इसको फिर हम लोग जो है बाद में अमेंड कर लेंगे अपने लेवल में, ठीक है। तो ये हमारे कमांड्स हो गए। इसके बाद में ये देखिए, जब हम अब इसको मटेरियल को जब हम अपडेट करेंगे या हम खुद जब इसको टाइप करवाएंगे तो हम उसमें ठीक करवा देंगे। जैसे हमने जो आगे स्ट्रक्चर वगैरह दिया, सर इस बुक के पीछे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में आप चेक करेंगे तो 7 कमांड ही है।
यहाँ 2 चलो मोर ठीक है कमांड्स आगे ठीक है लिखा हुआ है सर, आगे पढ़ाते ही आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तो आगे हम देख लेते हैं अभी। इसके बाद देखिए जो है सारे जितने भी कमांड हैं उसमें फिर एरियाज हैं, इंडिपेंडेंट सब एरियाज हैं, सब एरियाज हैं। कमांड को जीओसी इनसी के द्वारा हेड किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जीओसी जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है वो हेड करेगा, इसे आर्मी कमांडर भी कहते हैं। और ये जो जीओसी इनसी होते हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के होते हैं। इसके अलावा जो एरियाज हैं उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग के द्वारा हेड किया जाएगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ शब्द का यूज नहीं हुआ है यहाँ पर, ये मेजर जनरल के रैंक के होंगे। मतलब जो एरियाज हैं उन्हें मेजर जनरल रैंक के कमांडर हेड करेंगे। इसके बाद जो इंडिपेंडेंट सब एरियाज या दूसरे सब एरियाज हैं उन्हें ब्रिगेडियर्स के रैंक के कमांडर्स या अधिकारी जो है हेड करेंगे, मिलिट्री अथॉरिटीज। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये देखिए जरा, इसको बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा भी देखिए लिखा हुआ है कि ये जो आपके ऑल दीज आर स्टैटिक फॉर्मेशंस, ये सारे के सारे स्टैटिक फॉर्मेशंस हैं। स्टैटिक का मतलब है ये गतिशील नहीं है, ये जहां है वही है, भौगोलिक रूप से इनकी सीमाएं निर्धारित हैं और वही है। लेकिन इसके अलावा लिखा है कि ईच कमांड हेडक्वार्टर्स कन्फर्म्स टू अ मोबाइल टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स फॉर एक्सरसाइजिंग ऑपरेशनल कंट्रोल। तो चूंकि आर्मी को मूवमेंट भी करना होता है तो एक मोबाइल टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स भी है इनका, जो कि ऑपरेशनल कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हैं। मतलब इनके मोबाइल फॉर्मेशंस पर जितने भी मोबाइल यानी जो आपके गतिमान कह सकते हैं जो फॉर्मेशंस होते हैं, तो स्टैटिक फॉर्मेशंस के साथ साथ मोबाइल टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स या मोबाइल फॉर्मेशंस भी हैं। और आगे लिखा है जो बाद वाले हैं, लेटर कंसिस्ट ऑफ कॉर्प्स, डिविजन्स, ब्रिगेड ग्रुप्स, इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स एंड ब्रिगेड्स। तो ये जो लेटर का मतलब है, ये जो मोबाइल फॉर्मेशंस हैं, दो तरह की चीजें हो गई, स्टैटिक फॉर्मेशंस, मोबाइल फॉर्मेशंस। स्टैटिक फॉर्मेशंस इन्होंने बता दिया कौन से हैं, जो आपके कमांड्स बताए गए हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जो एरियाज हैं, इंडिपेंडेंट सब एरियाज हैं या सब एरियाज हैं, ये स्टैटिक फॉर्मेशंस हैं। और इसके अलावा आपके कॉर्प्स, डिविजन्स, ब्रिगेड ग्रुप्स, इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स एंड ब्रिगेड्स, ये जो है ये मोबाइल फॉर्मेशंस है। ये ध्यान रखिएगा, दो तरह के फॉर्मेशन की बात की गई है। लेटर करके लिखा हुआ है, लेटर का मतलब है बाद वाला यानी मोबाइल फॉर्मेशन। इसके बाद है यहाँ पर अ कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स इज प्लेस्ड अंडर अ कमांड हेडक्वार्टर्स टू कमांड 2 or more divisions or a combination of divisions, brigade groups and independent brigades। तो ये कॉर्प्स हेडक्वार्टर्स भी है जिसको कमांड हेडक्वार्टर के अंडर में प्लेस किया गया है। और ये क्या करेगा, ये कमांड करेगा दो या दो से ज्यादा डिवीजन को, या दो या दो से ज्यादा डिवीजन होंगे, या फिर उसके अंदर डिवीजन, ब्रिगेड ग्रुप्स या इंडिपेंडेंट ब्रिगेड्स का समूह होगा। तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके दी गई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी करके, फुल टाइटल और एब्रीविएशंस। इसको जरूर आप समझ के रखिएगा, इससे हम क्वेश्चन जरूर अपने टेस्ट में फ्रेम करेंगे। जो इसमें देखिए बुक में डीएससी में जो क्वेश्चन पीछे दिए गए वो तो आप पढ़ो ही पढ़ो, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। कुछ एक आध उसके भी दे सकते हैं लेकिन हम इंडिपेंडेंट तरीके से फ्रेम करेंगे। इसलिए ये जो एब्रीविएशन दिए गए हैं, मतलब जो फुल फॉर्म और एब्रीविएशन, इसको आप जरूर समझ के रखिएगा। तो अब ये आप पढ़ लीजिएगा, मुझे इसको पढ़ के सुनाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब फर्दर जो है ये जितने आपके कॉर्प्स वगैरह दिए गए हैं, जितने डिवीजन है उनकी बात की गई है यहाँ पर। इन एडिशन टू द above, the defense security corps, though not forming part of the regular army, is controlled by the army headquarters। यानी इसके अलावा लिखा है कि जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स है ये आपका रेगुलर आर्मी का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आर्मी हेडक्वार्टर्स के द्वारा ही गवर्न किया जाता है। ठीक है, तो ये आप देखिए ये बहुत सारे आपके कॉर्प्स दिए गए हैं, जैसे ये आर्मर्ड कॉर्प्स है। आर्मर कॉर्प्स के अंदर भी जो है आपके जो यूनिट्स हैं उनका नाम दिया हुआ है, लाइट आर्मर्ड रेजिमेंट्स, आर्मर्ड रेजिमेंट, डिविजनल। तो ये आपको पढ़ना है भाई। और ये जो आर्मर्ड कॉर्प्स के अंदर है ये भी क्या करना है इनको काम, जो आर्मर कॉर्प्स के लिए लिखा गया है, विच हैज इनहेरिटेड द ट्रेडिशनल रोल ऑफ कैवलरी। यानी जो कैवलरी का जो रोल है ये मतलब ये इसने इनहेरिट किया है। इनहेरिट करने का मतलब है कि विरासत में, यानी किसी जमाने में जो कैवलरी हुआ करती थी वही अब आपकी आर्मर्ड कॉर्प्स है।
और ये आपकी जो है आर्मर्ड कार्स एंड टैंक्स इसमें बेसिकली होते हैं। मतलब जो हथियार बंद आपके टैंक हैं या हथियार बंद जो गाड़ियां हैं वो इस कार्प्स के अंतर्गत आती हैं। ये किसी जमाने में कैवलरी के नाम से जाने जाते थे, उसी को इन्होंने विरासत में पाया है, वही चीज जो है आपकी आर्मर्ड कार्प्स बन गई है। साथ ही साथ इसमें द हॉर्स कैवलरी आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस कार्प्स, इसके अंदर जो है घुड़सवार सैनिक भी शामिल होते हैं इस कार्प्स में। The units of this armored corps are allotted the role of long distance reconnaissance with the object of obtaining information about the enemy। मतलब इस कार्प्स को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी लंबी दूरियों के जो आपके जो अभियान होते हैं वो इसको दिए जाते हैं, जिससे कि खास तौर से जो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जा सके शत्रु की। और साथ ही साथ जो है ग्राउंड लेवल में, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू front line force in the form of advanced rear and flying guards and escorting convoys। तो साथ ही साथ ये जो हमारे ग्राउंड में जो है ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे, ये जो फ्रंट लाइन डिफेंस होगी ये क्रिएट करेंगे, फॉर्म करेंगे। आर्टिलरी को ये जो है फ्रंट लाइन डिफेंस देंगे। तो ये यूं समझ सकते हैं आप, क्योंकि इनके पास आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, ये घुड़सवार सैनिक दल होते हैं, तो इनको जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस वाले जितने भी अभियान है वो दिए जाते हैं, जिससे कि ये एनिमी की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें और जो हमारे आर्टिलरी वगैरह या जो पैदल सैनिक दल है उनको दे सकें। तो ये इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। और इसके बहुत सारे देखिए यूनिट्स हैं, मतलब यहाँ पर 4 यूनिट्स काउंट कराए गए हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा जिससे कि आपको आइडिया रहे कि भाई ये नाम जरूर आपको एक बार रिवाइज करके रखना है। इसके बाद देखिए रेजिमेंट्स ऑफ आर्टिलरी है। आर्टिलरी के बारे में, द फंक्शन ऑफ आर्टिलरी इन बैटल इज टू सपोर्ट अदर आर्म्स बाय एस्टेब्लिशिंग सच फायर supremacy in the fighting areas that the enemy can neither interfere with our operations nor develop its own effectively। तो मतलब ये जो आर्टिलरी का काम है बैटल में, वो दूसरे आर्म्स को सपोर्ट करना है और इस तरह की फायर सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करना है। फायर सुप्रीमेसी का मतलब है कि फायर के मामले में, फायर का मतलब यहाँ पर आग नहीं है, फायर का मतलब यहाँ पर गोला बारूद के माध्यम से फायरिंग करना है और उससे एक ऐसी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करना है फाइटिंग एरियाज में दुश्मन, जिससे कि दुश्मन ना तो हमारे जो बाकी ऑपरेशन है ना उन पर हमें इंटरफियर कर पाए और ना ही वो अपने ऑपरेशन डेवलप कर पाए। ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या लिखा है कि मतलब जो हम ऑपरेशन बैक साइड में चला रहे हैं ना उसमें वो दखल अंदाजी कर पाए दुश्मन और ना ही वो अपने ऑपरेशन इफेक्टिवली डेवलप कर पाए, दोनों काम है। Artillery fulfills this function by destroying or neutralizing the air weapons। आ रही है आवाज अभी आप लोग? हेलो, अब आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके। तो ध्यान से समझिए, देखिए आर्टिलरी का फंक्शन, आर्टिलरी का यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है उसको ध्यान से समझ लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। तो लिखा है कि आर्टिलरी इस काम को पूरा करती है कैसे, मतलब दुश्मन को मतलब डिस्ट्रॉय करके, न्यूट्रलाइज करके एनिमी ग्राउंड एंड एयर वीपन्स। एनिमी का जो ग्राउंड है उसे डिस्ट्रॉय करके, नष्ट करके और उसे बिल्कुल न्यूट्रलाइज करके, और साथ ही साथ जो उसके एयर वीपन्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज करके आर्टिलरी ये अपना काम पूरा करती है। causing casualties among its troops and ultimately breaking its will to fight। मतलब इसका काम है कि दुश्मन के ट्रूप्स के अंदर कैजुअलिटी की वजह बनना, यानी ज्यादा से ज्यादा जान का नुकसान होना और साथ ही साथ अल्टीमेटली उसकी विल पावर जो दुश्मन की है लड़ने की, उसकी विल पावर को तोड़ देना, ये काम आर्टिलरी का है। और मैं समझता हूँ समझ गए होंगे। और इसके देखिए इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स आर्टिलरी के यहाँ पर दिए हुए हैं, माउंटेन रेजिमेंट्स, फील्ड रेजिमेंट्स, तो ये सारे के सारे आप पढ़ लीजिएगा जरूर। ये यूनिट्स अलग अलग अब पढ़ करके मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद तीसरा है हमारा कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। इसका देखिए क्या काम है, द रोल ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर इज टू रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ डिफेंस ऑफ द आर्मी। यानी आर्मी के डिफेंस के रास्ते में, आर्मी को खुद की सुरक्षा या खुद को डिफेंड करने के रास्ते में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, जो भी बाधाएं आती हैं,
उन्हें रिमूव करने का काम, उन्हें खत्म करने का काम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर का है। और साथ ही साथ टू फैसिलिटेट इट बाय कंस्ट्रक्टिंग और इंप्रूविंग रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ फैसिलिटेट करना आर्मी को। देखिए आर्मी के सामने जो भी बाधाएं आ जाती हैं, जैसे अभी आप यूक्रेन और रसिया वार देख रहे होंगे, तो रसियन आर्मी को रोकने के लिए यूक्रेन कीव के बाहर पेड़ गिरा दे रहा है, कहीं पुल तोड़ दे रहा है। आप देखिए ये एक टैक्टिक्स ये यूज की जा रही है। तो अगर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आता है डिफेंड करने के लिए, आर्मी को डिफेंस के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसे उस ऑब्स्ट्रक्शन, उस बाधा को हटाना, साथ ही साथ आर्मी के लिए कंस्ट्रक्शन करना रोड्स का, बने हुए रोड्स की क्वालिटी को और इम्प्रूव करना, रेलवे ब्रिजेस तैयार करना, दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तैयार करना, जिससे कि आर्मी की मोबिलिटी इंश्योर की जा सके और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, उसके ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके, चाहे वो डिफेंस रिलेटेड हो या अटैक रिलेटेड हो। दूसरा क्या है, इट हैज आल्सो टू इम्पीड द प्रोग्रेस ऑफ द एनिमी बाय डिमोलिशिंग ऑल द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज फॉर इज डिफेंस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यूक्रेन ने किया। मतलब इसका ये भी काम है कि एनिमी की जो प्रोग्रेस है, एनिमी की जो बढ़त है, एनिमी जो आगे बढ़ रहा है, उसको इम्पीड करना, उसको बाधित करना। कैसे बाधित करना? डिमोलिश करके जितनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है, जैसे कि ब्रिजेस वगैरह, ये एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज होती हैं, तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज वगैरह को डिमोलिश करके दुश्मन को आगे बढ़ने से बाधा बनना, रोकना। और आगे लिखा है एंड बाय प्लेसिंग अदर ऑब्स्ट्रक्शन इन हिज पाथ, और उसके रास्ते में, दुश्मन के रास्ते में दूसरी बाधाएं पैदा करके, प्लेस करके उसको, दुश्मन को रोकना। तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का। साथ ही साथ द इंजीनियर्स हैव आल्सो टू कंस्ट्रक्ट सच डिफेंसेस एज आर एसेंशियल एंड टू प्रोवाइड फॉर द एकोमोडेशन ऑफ ट्रूप्स व्हेन इन कैंप्स। तो इंजीनियर्स का ये भी काम है कि ये इस तरह की संरचनाएं, इस तरह की स्ट्रक्चर तैयार करें जो कि डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, जैसे बंकर वगैरह बनाना, और साथ ही साथ जो ट्रूप्स कैंप्स में है उनके लिए एकोमोडेशन भी तैयार करके देना। ये काम कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स का। और साथ ही साथ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में कितनी तरह की यूनिट्स होती हैं, यहाँ पर ये आपकी लिस्ट की गई है, इनको जरूर आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका भी है। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स ये क्या करता है? प्रोवाइड्स द आर्मी विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आर्मी को मीन्स ऑफ संचार के माध्यम उपलब्ध कराते हैं, इसके कमांड्स को, एंड कंट्रोल सच एज, और कौन सी चीजों का कंट्रोल भी करते हैं, जैसे वायरलेस है, टेलीफोन है, टेलीग्राफी है, या लाइन कम्युनिकेशन है, इनको कंट्रोल करना, इनका नियंत्रण करना, ये भी कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का ही काम है। द यूनिट्स ऑफ द कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स आर अटैच्ड टू डिफरेंट फॉर्मेशन यूनिट्स ऑफ द आर्मी। तो ये जो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की यूनिट्स हैं, ये अलग अलग फॉर्मेशन जो यूनिट है, आर्मी के जो यूनिट और फॉर्मेशन है, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। दे enable the commanding officers of units to exercise control over their troops। ये साथ ही साथ कमांडर्स को सक्षम बनाते हैं, कमांडर्स को हेल्प करते हैं, उन्हें सक्षम बनाते हैं कि वो यूनिट्स के जो उनकी यूनिट्स हैं उनके ऊपर, यानी ट्रूप्स के ऊपर, अपनी यूनिट्स के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाए, उनके ऊपर नियंत्रण रख पाए। एंड आल्सो टू कीप देमसेल्व्स एंड अदर फॉर्मेशन इन्फॉर्म्ड ऑफ द एवर चेंजिंग मिलिट्री सिचुएशन। यानी जो लगातार बदलती हुई सैनिक स्थितियां होती हैं, उससे अपने दूसरे फॉर्मेशंस को और खुद को लगातार सूचित रखने का काम भी इन्हीं की मदद से होता है, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की मदद से। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स सक्षम बनाते हैं कमांडिंग ऑफिसर्स को कि वो अपने ट्रूप्स के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाए, और साथ ही साथ अपने आप को सूचित रख पाए, दूसरे फॉर्मेशंस को भी सूचित कर पाए जो लगातार बदलती हुई सैनिक हालात है या सिचुएशन है। द कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिट्स मैसेजेस बाय वायरलेस, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन लाइंस एंड विजुअल सिग्नल्स, फिजिकल मीन्स सच एज डिस्पैच राइडर्स। तो मतलब कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स कैसे अपना काम करती है, तो कैसे मैसेजेस को ट्रांसमिट करती है, वो बताया गया है। वायरलेस के माध्यम से, टेलीग्राफ के माध्यम से, टेलीफोन लाइंस के माध्यम से
विजुअल सिग्नल्स के माध्यम से, फिजिकल मींस जैसे कि डिस्पैच राइडर्स हैं, मतलब राइडर्स को डिस्पैच कर दिया, संदेश लेकर के भेज दिया, जो कभी हुआ करता था, अब शायद ये चीजें ऑब्सोलीट हो गई हैं। एंड कोरियर्स के माध्यम से, ट्रेवलिंग ऑन मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल में ट्रेवल कर करके भी जो है मैसेज भेजना, ये सारा का सारा यानी संचार का काम जो है कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का है। रेलवे ट्रेन या एरोप्लेन्स के माध्यम से किसी भी तरीके से जो सूचनाएं हैं, जो संचार है, उसको स्थापित करना, ये काम कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स का है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद इन्फेंट्री का काम देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन्फेंट्री का। इन्फेंट्री इज द बैकबोन ऑफ द आर्मी, पहले ही सेंटेंस में इसके महत्व को डिफाइन कर दिया गया है। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए भाई, जो बोलना है बीच में ना बोलिए, बाद में व्हाट्सएप करके जो पूछना हो पूछ लीजिएगा, और जो आपको बताना हो वो भी बता दीजिएगा। अभी जो मेरे सामने लिखा है मैं फ्लो में पढ़ा दे रहा हूं। अब फ्लो में पढ़ाते वक्त जो है कोई भी चीज बैकग्राउंड की अगर वो रह जा रही, मेरे माइंड में भी नहीं आ पाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं आ पाया, तो उसको बाद में आप इंडिकेट कर दीजिए, हम उसको वेरीफाई करके आपको रेटिफाई कर देंगे हम, कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है सुन लीजिए, इन्फेंट्री को जरा देखिए। इन्फेंट्री के बारे में लिखा है, पहली ही लाइन में इन्फेंट्री के महत्व को दर्शाया गया है। इन्फेंट्री इज द बैकबोन ऑफ द आर्मी। इन्फेंट्री आर्मी का बैकबोन है, एंड नो बैटल कैन बी फॉट विदाउट इट, और इसके बिना कोई युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। द बेसिक यूनिट ऑफ द इन्फेंट्री इज अ बटालियन इक्विप्ड जनरली विद राइफल्स एंड अदर स्मॉल आर्म्स। इन्फेंट्री की जो मूलभूत यूनिट है, आपकी जो मुख्य यूनिट है, वो आपकी बटालियन है, जो कि सामान्यतया राइफल और छोटे हथियारों से लैस होती है। दो फाइटिंग इज डन ऑन फुट, यद्यपि ये लड़ाई पैदल लड़ी जाती है, इन्फेंट्री मैन आर जनरली स्पीडली ट्रांसपोर्टेड बाय मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, लेकिन इन्फेंट्री से जुड़े हुए जो सैनिक होते हैं उन्हें सामान्यतया मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, यानी जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट या ट्रेन का जो ट्रांसपोर्ट है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट आप उसे ही कहेंगे, उसके माध्यम से इन्हें तेजी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फ्रंट लाइन तक या बैटल ग्राउंड तक पहुंचाया जाता है। इन्फेंट्री की जो मेन यूनिट्स हैं वो 3 यूनिट यहाँ दी गई हैं, स्टैंडर्ड इन्फेंट्री बटालियंस, पैरा बटालियंस और मशीन गन बटालियंस। इसके बाद देखिए आर्मी सर्विस कॉर्प्स दी हुई है, ASC, इसके बारे में देखिए जरा। द आर्मी सर्विस कॉर्प्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेज, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही। तो ये जो आर्मी सर्विस कॉर्प्स है, इसकी जिम्मेदारी क्या है? खरीदारी करना, इंस्पेक्शन करना, स्टोरेज करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना। किन चीजों का? फूड स्टफ्स का, फॉडर का, चारे का, पेट्रोल का, ऑयल का, हाइजीन रिलेटेड मटेरियल, केमिकल्स है, ल्यूब्रिकेंट्स हैं, एंड सप्लाई ऑफ एमिनेशन इन फॉरवर्ड एरियाज। ये सारा काम जो है आर्मी सर्विस कॉर्प्स का है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेन एंड मटेरियल्स, यानी ये मेन एंड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जिम्मेदार है। एम्प्लॉइंग एनिमल, जानवरों को एम्प्लॉय करना सेना में, जैसे कि आपके हॉर्सेज हो गए, डॉग्स वगैरह हो गए, एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एंड आल्सो फॉर एयर ड्रॉपिंग ऑफ सप्लाईज। ये मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यही अभी अभी आप मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे इन्फेंट्री के केस में, और साथ ही साथ सप्लाईज की एयर ड्रॉपिंग के लिए भी ASC ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आप देखिए जरा आगे जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स की, वो आपकी नीचे यहाँ पर दी गई हैं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा भाई, जो भी इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। अब आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ये जो है, आप इसके बारे में समझ लीजिए, ये क्या है? आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ये आपकी हेल्थ को लुक आफ्टर करती है, ऑफिसर्स और मेन के, या जो आपके ऑफिसर्स एंड आर्मी पर्सोनल हैं, PBORs हैं, ORs हैं, सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज, जो कि आर्म फोर्सेज में सर्व कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आर्मी के अलावा आर्म फोर्सेज नाम भी आया है, तो इसके अंदर जरा ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि ये एयरफोर्स और नेवी को भी कैटर करते हैं। प्रोवाइड्स मेडिकल एड एंड अटेंड्स टू रिमूवल ऑफ कैजुअलिटीज फ्रॉम द बैटल एरिया। तो ये दूसरा फंक्शन जरा ध्यान से देखिएगा, प्रोवाइड्स मेडिकल एड, ये चिकित्सीय सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ जो कैजुअलिटीज हो जाती हैं बैटल ग्राउंड में, बैटल एरिया में, वहां उसको रिमूव करना, यानी जो लोग शहीद हो जाते हैं, जो सैनिक, उनके शव को
वहां से रिमूव करना भी इनका काम है। तो ये जो एएमसी है, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, इसकी कौन कौन सी यूनिट होती है वो यहाँ पर आपकी दी गई है, इनको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आर्मी डेंटल कॉर्प्स आपकी दी गई है। इसमें जो है आपकी जो आर्मी डेंटल कॉर्प्स है, ये डेंटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती है आर्मी को टू मेंटेन गुड डेंटल हेल्थ, जिससे कि उनका मतलब अच्छा स्वास्थ्य दांतों के हिसाब से, क्योंकि अगर दांत में प्रॉब्लम होती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डेंटल हेल्थ बना रहे अच्छा, उसके लिए ये कॉर्प्स है और इसके भी यूनिट दिए हुए हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा। तो इसके अलावा जो है अभी कई सारे और यूनिट दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं इतना ही रखता हूं अभी, और बाकी इसको और ये जो है नेवी एयरफोर्स मिला करके कल ओवर कर दिया जाए तो ठीक रहेगा कि नहीं भाई, बताइए। सही रहेगा सर। अच्छा रहेगा सर। मतलब इतना पढ़ लीजिएगा तो कल इसको और नेवी एयरफोर्स का मिला करके हम पूरा कर देंगे। और कोई भी आप लोगों को भाई डाउट आया हो तो आप जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही, कल सुबह मिलते हैं बाकी। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर।